हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सबकी डिमांड थी कि सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो चाहिए क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू है ना वो नहीं बन पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, आपका बेसिक्स कहीं हिला डुला है। समझ में आ रहा है? वो जो बोलते हैं ना अपने महाराष्ट्र में, हिले डुले महात्मा फुले, वैसे आपके जो बेसिक्स है वो हिले डुले हैं। तो बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। यस सर है, आपको केमिस्ट्री का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मैं लेके आया हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा एस्पेक्ट। वैसे मैं आपको बता दूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चार चीज़ें पढ़ते हैं। पहला होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, दूसरा होता है आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और चौथा होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो प्यारे बच्चों, मैं लेके आया हूं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर बेसिक्स में मेहनत करने की जरूरत कम होगी। मतलब बेसिक्स आपका जो है बेसिकली वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन से हुआ जनरेट इफेक्ट है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये इफेक्ट जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी अलग अलग प्रकार का होता है। क्या वो अपनी जगह से सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है? क्या इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मूव हो जाता है? जी हाँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ तो वो अलग इफेक्ट है, पूरी तरह से मूव हो गया तो भी वो अलग इफेक्ट है। तो कौन कौन से वो इफेक्ट है हम सारे जानेंगे। अब आप सब जानते हो, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं या फिर किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं और फिर उनसे जनरेट होता है इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से बनता है प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट को समझना काफी जरूरी है। अब कुछ बच्चों का यह भी कहना होगा कि सर रिएक्टेंट में भी दो टाइप के होते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। सर एक अटैक करता है, एक पे अटैक होता है। ये सब कुछ बता देंगे। आप देख लेना, हमारी ये सीरीज जब खत्म होगी तो आपके सारे जो छोटे मोटे डाउट है वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो जब भी रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है और कोलिजन की वजह से बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड टूटने की वजह से बनता है इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सर बॉन्ड अपने से टूट जाते हैं? अरे नहीं रे बाबा, बॉन्ड तोड़ने के लिए है ना एक्सटर्नल फैक्टर लगता है। जैसा क्या सॉल्वेंट कर सकता है, टेम्परेचर कर सकता है, कुछ और भी फैक्टर लगते हैं। समझ में आया? वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। समझा क्या? जी हाँ। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद बन जाता है इंटरमीडिएट। सर ये इंटरमीडिएट क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एक ऐसी केमिकल स्पीशीज है जो रिएक्शन में बनती है और उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में कंज्यूम हो जाती है। मतलब एक स्टेप में बनेगा और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाता है। आगे आपको समझ में, लेकिन ये पूरे ओवरऑल रिएक्शन में कभी नहीं दिखेगा। समझ में आया? लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इज दैट क्लियर? तो कौन कौन से इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉसिबल है? तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंटरमीडिएट पॉसिबल है वो ये है कार्बोकटायन। सर ये क्या होता है? बिल्कुल चिंता नहीं करना, सब कुछ बताऊंगा और एकदम डिटेल में। कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बीन और नाइट्रीन और भी होते हैं, जैसे बेंजाइन। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, बट फिर भी इसके जो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बट जो मेजॉरिटी ऑफ आपके इंटरमीडिएट होंगे वो यही पांच होंगे: कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो बेंजाइन तो छठवा हो गया, मतलब वो बहुत रेयर है। अब देखिए, बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको ये बेसिक्स की जरूरत ऑलरेडी होनी चाहिए, और नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे क्या है? आगे देख रहे हैं आप यहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेकिंग के स्टेप को पढ़ने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बॉन्ड ब्रेकिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है जिसमें कार्बन है, कार्बन के तीन हाइड्रोजन है और कार्बन किसी एक एटम या फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो ए से अटैच है। अब आपको फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी पता होगा, आपने अपने 10th स्टैंडर्ड या फिर लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए अब प्यारे बच्चों, अब ये बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए नो डाउट बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? आप बाहर से दे सकते हो, हीट करके, पेरोक्साइड करके। समझ में आ रहा है? पेरोक्साइड लेके, या फिर सॉल्वेंट भी ये काम कर सकता है। फिलहाल तो हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अगर मान लो ये बॉन्ड किसी तरह से टूट गया तो ये कैसे टूटेगा।
ओके, तो देखिए बॉन्ड फिजन जो यहाँ पे है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक होता है हेटेरोलिटिक। तो पहले होमोलिटिक देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये बॉन्ड मान लीजिए कार्बन और ए के इलेक्ट्रॉन, और जब भी होमोलिटिक फिजन होगी, जब भी होमोलिटिक फिजन होगी, ये बॉन्ड सेंटर से टूटेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लेगा और ए का इलेक्ट्रॉन ए रख लेगा। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन तू ले ले, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले ले, मतलब जिसका जो है वो ले लो मेरे भाई। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं होमो इक्वल इक्वल ब्रेकिंग। फिजन मतलब ब्रेकिंग। समझ में आ गया? अब जरा देखिए, होमोलिटिक फिजन अगर हुआ तो क्या बनेगा? अगर होमोलिटिक फिजन हुआ तो बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल। प्यारे बच्चों, क्या बनेगा? कार्बन फ्री रेडिकल। सर ये कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है बताता हूं मैं आपको, बट उसके पहले आपको हेटेरोलिटिक फिजन भी बता देता हूं। हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होता है, जो बॉन्ड है ना उसके दोनों इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन से अटैच एटम या ग्रुप ले सकता है, या तो फिर उसे कार्बन रह सकता है। अगर कार्बन रख सकता है तो एक फिर नई इंटरमीडिएट बनेगी, और अगर सामने वाला ले जाता है वो भी एक इंटरमीडिएट बनाएगा। तो कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो आई होप आप सबको होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में डिफरेंस समझ में आया होगा। होमोलिटिक में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और हेटेरोलिटिक में किसी एक को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन और ए के बीच का बॉन्ड टूटा, और ये क्यों टूटा होमोलिटिकली? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए की, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे आपको कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता होनी चाहिए। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों 2.5 होती है, मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 के अराउंड है। मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट सेम है। आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, बॉन्ड सेंटर से टूट गया और क्या बन गया? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब क्या? एक ऐसा स्पीशीज जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। जिसमें ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, आगे इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया, और ये फ्री रेडिकल है ना प्लेनर होता है। प्लेनर, प्लेनर मतलब कैसा? ये देखिए, ये एक ऐसे है, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल ऐसे, एक ऐसे है, एक ऐसे होगा और एक ऐसे। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपल बता देता हूँ। जो फैन है ना उसके जो 3 ब्लेड है ना उसकी तरह, कुछ फैन के 3 ब्लेड की तरह। ये देखो ऐसे प्लेनर, सिर्फ और सिर्फ ये वाई प्लेन में या फिर एक्स प्लेन, या तो ऐसे ले लो या तो ऐसे ले लो, प्लेनर होंगे प्लेनर। और अगर ऐसे है तो 3 डंडी, मतलब 3 बॉन्ड, एक इधर और एक ऐसे। तो जो आने वाली स्पीशीज है जो इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगी, नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज है वो ऊपर से भी आ सकती है, नीचे से भी आ सकती है। समझ में आया? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा सर इसका स्ट्रक्चर प्लेनर क्यों है? तो मेरे भाई अब आ जाता है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट। तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्या? हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है sp2। sp2 मतलब क्या? ट्रायगोनल प्लेनर। क्या? ट्रायगोनल प्लेनर, जी हाँ, जो पंखे की 3 ब्लेड है ना उसकी तरह। हालांकि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पंखे के तीनों ब्लेड भी परफेक्टली प्लेनर नहीं होते। आपने देखा होगा ऐसे थोड़ा सा टिल्ट किया होता है, बट आप उसे टिल्ट मत समझो, एकदम फ्लैट समझो, एकदम फ्लैट। एग्जैक्टली। अब थोड़ा कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में हम और जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अटैक का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 50% अटैक नीचे से होगा और 50% अटैक ऊपर से होगा। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन का स्पीशीज है। सर 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अरे सर 4 था बेटा, जो चौथा था वो एक के साथ था और वो टूट गया है। तो अभी फिलहाल कार्बन का 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। आपने जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें मैं दिखा देता हूँ। क्या है ना, हमारे बच्चे भूल जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि कैसा, उनकी जो मेमोरी है ना वो इंस्टेंटेनियस हो गई है। वो बार बार यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो देख के, इंस्टाग्राम पे रील्स इधर उधर करके इंस्टेंटेनियस हो गई है मेमोरी। उसको कॉन्सेंट्रेट करने की आदत ही नहीं है, ब्रेन कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है। ये देखिए 3 बॉन्ड, यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन। देखे? जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तो टोटल कार्बन और हाइड्रोजन के साथ 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक 7वां इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और ये कैसे बनी है? जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बनी है होमोलिटिक क्लीवेज से। किससे? होमोलिटिक, मतलब तेरा इलेक्ट्रॉन तेरा, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा,
स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सिंपल सी बात है, कार्बन फ्री रेडिकल जो बना है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो कैसे स्टेबल होगा, उसको जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अरे सिंपल सी बात है ना यार, अगर कोई गरीब है जिसके पास पैसे की कमी है तो वो कब स्टेबल होगा, जब उसे कोई पैसा देगा। कोई बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो क्या करेगा, कब स्टेबलाइज होगा, जब वो पैसा दान करेगा। तो आप देखते रहोगे बहुत सारे लोग डोनेट भी करते हैं, समझ में आया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, CSR, समझ में आ रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे डोनेट करती हैं, लेकिन तरीका अलग होता है, वो सब अलग चीज़ है। चलिए देखते हैं तो ये कैसे स्टेबलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब एक ग्रुप आएगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, उसमें प्लस आई इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। और ये सब सुन के ही तो डर लगता है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, हम सबको सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे। चलिए आगे देखिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सर बॉन्ड पेयर 3 कैसे, अरे कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 0 है। लोन पेयर मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो ऐसा हाईली अनस्टेबल, हम सब जानते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्यों, पहले स्टेप में बनते हैं, दूसरे में कंज्यूम हो जाते हैं। वेरी रिएक्टिव, याद रखना बहुत रिएक्टिव है, इसीलिए तो नहीं दिखते नेक्स्ट स्टेप में। एंड दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, जो कार्बन फ्री रेडिकल हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। सर कैसे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मेरे दोस्त उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही ना। चलिए आगे देखिए, अब ये दूसरा इंटरमीडिएट ला रहा हूं मैं, जहां पे हो रहा है होमोलिटिक नहीं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। मतलब ये देख रहे हो, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है ना ये बी लेके फुर्र से उड़ जाएगा। अब इसका एरो इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ऐसा ऐसा एरो है, कर्ल्ड एरो है, समझ में। और ये पॉइंटेड पोर्शन दोनों दर जगह है, त्रिशूल है त्रिशूल। और जो होमोलिटिक फिजन पड़ा था उसमें कुछ ऐसा था, आया समझ में, हाफ कर्ल्ड एरो, इसको क्या बोलते हैं, हाफ कर्ल्ड एरो। याद रखना, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एरो की केमिस्ट्री तो पता ही होनी चाहिए। और इसको फिर गर्म किया तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना बी लेके चला गया। सर कार्बन का इलेक्ट्रॉन बी लेके कैसे चला गया, मेरे दोस्त कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। मतलब बी का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत है ना वो कार्बन से ज्यादा है। तो लड़के और लड़कियों इस बात को आप समझ लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, अब कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ गया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो बी लेके चला गया, लेकिन अभी भी कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड, और उसमें हर एक बॉन्ड कितने से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसका नाम है कार्बोकटायन, समझ में आया? पहले इसे कार्बोनियम आयन भी बोला जाता था। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, ये देखिए वहां पे आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने पोलर बॉन्ड लिखा है। अरे सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो उसे हम पोलर कहते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तब हो नॉन पोलर, मतलब उसमें पोलैरिटी नहीं है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। बी के ऊपर इसमें पार्शियल नेगेटिव होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बी की ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो ये आया है CH3-, मतलब ये कौन है, ये कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है। सर आप किसकी बात कर रहे हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं बालक, ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये हमारा क्या है, कार्बोकेटायन। जी हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है मेरे दोस्त। अब थोड़ा सा इस कार्बोकेटायन के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए कैसे बना ये बना है हेट्रोलिटिक फिजन से, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये कैसे स्टेबलाइज होगा, जैसे कार्बन फ्री रेडिकल भी स्टेबलाइज होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे, मतलब वो ग्रुप आएंगे इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है, sp2 मतलब प्लेनर, और प्लेनर है तो इस पे भी अटैक ऊपर से और अटैक नीचे से, दोनों जगह से होगा। समझ में आ रहा है? सर अटैक कहीं से भी हो ना, ऊपर से भी हो नीचे से भी हो, सर क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। यही तो केमिस्ट्री की मिस्ट्री है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेक करनी होती है, समझे ना। चलो आगे देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो प्यारे बच्चों आप सब जान गए, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड पेयर 6 है, क्योंकि कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है प्यारे बच्चों। ओके, लोन पेयर 0 है। हाईली अनस्टेबल, आप सब जानते हो। हाईली रिएक्टिव, बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर, अरे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लवर। और ये लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करता है। सर आपने ऊपर ये जो फ्री रेडिकल है उसमें लुईस एसिड क्यों नहीं लिखा? तो याद रखना प्यारे बच्चों, लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? लेकिन फ्री रेडिकल में क्या प्रॉब्लम था, वो पेयर नहीं ले सकता, क्योंकि अगर पेयर ले लेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 9 होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और 9 इलेक्ट्रॉन कार्बन में हो नहीं सकते, तांडव हो जाएगा, तांडव। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब ये तीसरे फ्री रेडिकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डी की कम है, किसके कंपेयर में, कार्बन के कंपेयर में। सर आपने आरओ पे कुछ नहीं लिखा। अरे अब तो आप होशियार हो चुके हो, आप सबको पता है आरओ पे या तो हीट होगा या तो सॉल्वेंट होगा। समझ में आया? वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। रिएक्शन पे डिपेंड करता है वो, आपको कौन सा रिएक्शन करवाना है तो सॉल्वेंट कौन सा लेना है। हम सॉल्वेंट का भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल तो आप ऐसा मान लो कि कार्बन ने डी को बोला, ओए डी तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और कार्बन ने डी का इलेक्ट्रॉन लेके उसे छोड़ दिया। डी रो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन ने। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जरा देखो, अब कार्बन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। सर कार्बन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन कैसे है? ये देख मेरे भाई, 1 2 3 4, ये 5, हरा वाला किसका था, डी का। ओके, 6 और ये 7 और ये 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है रे बाबा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, इसमें ये कार्बन का जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दिखाया है, ये डी से आया है, मतलब डी का इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है। समझ में आया? और इस केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सर लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, 3 तो हाइड्रोजन के। अरे मेरे भाई, शेयर करके बनाया हुआ है, शेयर करके। समझ में आया ना? शेयर मतलब क्या, तेरा भी और मेरा भी। प्यारे बच्चों, ये वीडियो एकदम बेसिक से हेवी लेवल पे जाने वाली है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर मुझे ये सब पता है, तो आप वीडियो को 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देख सकते हैं। ओके, अब जरा देखिए, तो कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है sp3। ओके, अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होता है, सर हमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं आता, सर हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में प्यारे बच्चों एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। समझ में आया? इतना आसान नहीं कि ऐसे तुरंत सीख जाओ। हाँ, बेसिक लेवल की इजी चीज़ें आप ज़रूर सीख जाओगे, लेकिन जब हम जेई नीट लेवल पे बात करते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। बट मैं आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है ना, उसके 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होंगे। क्या होगा? sp3, sp2 और sp। ओके, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं। आपको सबसे पहले पहचानना होगा स्टेरिक नंबर। सर स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब याद रखना, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है। ओके, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के 4 होते हैं, मतलब स्टेरिक नंबर अगर 4 है, अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2 होगा, स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा मेरे दोस्त। यही 3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन दिखाता है, इसके अलावा कार्बन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। तो आपको क्या गिनना है? आपको गिनना है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो यहाँ पे गिन लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा हो गया और एक एलपी हो गया, लोन पेयर हो गया, मतलब स्टेरिक नंबर हो गया 4, और स्टेरिक नंबर अगर 4 हो गया मेरे भाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। कि sp3 में जो ज्योमेट्री आती है वो टेट्राहेड्रल होती है। समझ में आया? और अगर आप शेप की बात करते हो तो वो पिरामिडल होता है, क्योंकि आप सबको पता होगा जो शेप है उसमें हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। सर यह हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपने हमें ऊपर क्यों नहीं बताया? सिंपल सी बात है यार, अभी बताऊं, पहले बताता, अप्लाई तो कभी भी करना ही होता। तो याद रखिए, कार्बन का जो फ्री रेडिकल था वो प्योर p ऑर्बिटल में था, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। फ्री रेडिकल मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन को आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और कार्बोकेटायन में तो भाई आपने देखा है, सिग्मा बॉन्ड ही 3 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसका स्टेरिक नंबर 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। जी चलिए आगे देखते हैं। तो ये कार्ब अनायन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, शेप पिरामिडल होता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और ये कैसे स्टेबलाइज होता है? वही चीज, इलेक्ट्रॉन, अब वही चीज मैंने गलती से बोल दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा इसमें, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। चलिए अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो कुछ भी है ना प्यारे बच्चों, ये एक दर्द है, दर्द। आप ऐसे मानना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था, बहुत फेमस प्लेस है। जी हाँ, राजस्थान की धरती पे कोटा करके वहाँ पे क्लासेस अटेंड की है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। और महान टीचर जो हैं वो, उनसे हमें सीखने का मौका मिला, तो प्रणाम मेरे गुरुओं को। और कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो देखो, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, ये दर्द की तरह है। और कोई भी दर्द क्या होगा, कम होना चाहिए। अरे भाई, आपको भी कोई दर्द है तो दर्द कम होना चाहिए ना। तो दर्द कम कैसे होता है? जी हाँ, अब डिपेंड करता है वो दर्द कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे दर्द है पॉजिटिव, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब जीरो की तरफ जाना चाहते हैं बिना दर्द। किसी को पॉजिटिव दर्द है, किसी को नेगेटिव दर्द है, किसी को उसके ना होने का दर्द है, किसी को किसी के होने का दर्द है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो दर्द है, जो नेगेटिव चार्ज है, उसे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप ही कम कर सकता है। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कम कर सकता है। आप ऐसे सोचोगे, आपकी ऑर्गेनिक की जो कंसेप्ट है ना, एकदम पावरफुल होगी। और प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना तो बनता है यार। चलो आगे देखो, अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? आप सबने देखा बॉन्ड पेयर कितने थे? बॉन्ड पेयर 3 थे। इज दैट क्लियर? तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें बॉन्ड पेयर 3 है। और लोन पेयर कितनी है? एक। सर लोन पेयर कैसे? अरे भैया, वो जो ऊपर ऐसे डमरू में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे ना, वही। सर मला कळत नाही सर। अरे काय टेन्शन घेतो बाळा, हे बघ ना, असं ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, समझ? एक पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। हाईली स्टेबल सर, ये तो हम जानते ही हैं। मोर रिएक्टिव, ये तो सारे इंटरमीडिएट होते हैं। बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल नहीं, बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। इसका ये वाला पॉइंट बाकी सबसे अलग है, याद रखना प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। इट एक्ट्स एज लुईस बेस। लुईस बेस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आपको बेसिक, जो बेसिक इंटरमीडिएट है वो आपको मैंने बता दिया। सर, और कार्बीन और नाइट्रीन का क्या है? तो देखो, कार्बीन और नाइट्रीन से रिलेटेड जो रिएक्शंस है ना, वो बहुत लिमिटेड है। मैंने आपको बताया ना, कार्बीन, नाइट्रीन और एक बेंजाइन। बेंजाइन तो खैर बहुत ही कम लिमिटेड है, बोलते हैं ना, अरे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन का हम सेपरेट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसे मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, इसे यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, ये कंप्लीटली आपके रिस्पॉन्स पे है। अगर आप लिखते हो कि सर हमें आगे के भी इफेक्ट जानने हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, जो मीजोमेरिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक है, इंडक्टोमेरिक है, जो कुछ भी, सब कुछ आपके डिमांड पे होगा। और प्यारे बच्चों, इसकी जो नोट्स है, नो डाउट बाकी सबकी ये डिमांड होती है कि सर हमें इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए। अरे हैंड रिटन छोड़ो, मैं ये जो लिखा हुआ है ना, यही पूरा आपको देने वाला हूं। और ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल बिलियन एजुकेशन। याद रखना ध्यान से, बिलियन एजुकेशन। वहां पे आप जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 1 करके इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और जो कुछ भी आपकी डिमांड है उसे टेलीग्राम पे लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये पहला इंट्रोडक्टरी सेशन था। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और घर के अंदर ही रहें, क्योंकि टाइम पता है ना आपको। चलिए, बाय बाय बाय।